hi everyone. A very warm welcome to the platform of your favorite academy, that is your The Hindgru Academy. Hope you all are doing so well and your preparation is going very well. So, before starting our lectures and our series of the NEET, I want to say that, beta, this is your dropper year. So, I want that कि please you guys be serious about this year बिकॉज ना जब हम भी ड्रॉप करते हैं ना तो एक थोड़ा रहता है पीयर प्रेशर पेरेंट्स का भी और खुद का भी कि लाइक सेलेक्ट होना ही होना है. सो डेट इज़ ट्रू. जब मैंने ड्रॉप किया था तो मेरे को भी ये पीयर प्रेशर था. So, okay, let me introduce myself. Myself, Dr. Shivani Sharma, and I'm going to take your geology section and hope you are enjoying that. And so that ये कश्मकश मेरे अंदर भी थी जब मैंने ड्रॉप किया था. So, I can relate with you. So, please अपना अच्छे से बेस्ट देना एंड रिलैक्स रहो, फ्री रहो, जो कर रहे हो उस पर सिर्फ फोकस्ड रहो. आपका गोल है नीट में अपने मार्क्स को लेकर आना. ओके, सो उसी गोल पे बने रहो, डिस्ट्रैक्शंस मत आने देना. आई नो ये एज फैक्टर ही ऐसा होता है जिसमें डिस्ट्रैक्शंस रहते ही रहते हैं. ओके, तो ये सब तुम लोगों को भी पता है, पर बीइंग अ मेंटर इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू. So that's why I'm telling you all of this stuff. So today we are going to start our first chapter, that is your animal kingdom. Okay, now most of the students have a question in mindset. Arre yaar, ma'am, animal kingdom. Yeah, some of you found this topic is interesting, and some of you found this topic is not so interesting. But beta, we can't do anything because you have to do that. Because according to the NEET examination, this chapter is quite important because every time the examiner will ask you 3 to 4 questions from this chapter. So before starting this chapter, please take your notebooks, your pen and your favorite book, which is your NCERT. आपको बेटा बायोलॉजी विदाउट NCERT तो पढ़ना ही नहीं है. अगर हम ट्रेंडिंग देखेंगे तो कैसे एग्जाम पेपर्स आते हैं, आपके पूरा NCERT होता है. जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है वो हम अपने सेशंस में कवर करेंगे. ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट येस प्लीज बी अटेंटिव in your entire lecture. Okay, so before starting that chapter, the topic which I'm going to elaborate you, that is your the basis of classification. Okay, इस chapter में से बेटा आपको examples और basis of classifications में से आपको पूछ लेंगे उसके characteristics and उसके examples. So yeah, the examples is very important in this chapter. And आपको ना क्या करना है, notes बनाने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. Okay, हम कहाँ लिख करते हैं, हम सोचते हैं यार लेक्चर्स देख लेते हैं हो जाएगा काम. ऐसे नहीं होता ना, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और नोट्स के साथ साथ आपको चीज़ें जो मैं बोलूँ अगर मैं शायद नोट्स में ना लिखूँ तो वो आपको अपने में नोट डाउन कर लेना है अपनी नोट्स बुक में. ओके, तो द topic we have, that is your the animal kingdom. Okay, so here you have so many beautiful animals in front of you. Okay, so what are the basic properties that all the animals have? अगर मैं बात कर रही हूँ कि हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या सिमिलर होंगी हर एक एनिमल में. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इवोल्यूशन याद होगा तो जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो हमने बहुत ही बेसिक थिंग से स्टार्ट किया था, एंड दैट इज योर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आए, एलिमेंट्स में रिएक्शंस हुई, उनमें एग्रीगेशंस हुआ, आपके सेल्स फॉर्म हुए, सेल्स टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू योर ऑर्गन सिस्टम, देन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. बेटा हम ऐसे ही धरती पे प्रकट नहीं हो गए, हमने बहुत ही बेसिक से अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी, विच इज़ योर एलिमेंट्स. ओके, सो बेटा अगर मैं बोल रही हूँ कि हम सब ने बहुत ही बेसिक थिंग से अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी, तो कहीं ना कहीं हम सब में एक कॉमन पॉइंट तो हो गई ना. हाँ, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अलग हो. अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, विच इज़ हम भी एनिमल्स हैं, वी आर दी सोशल एनिमल्स. यस यस, इट इज़ करेक्ट, वी आर दी एनिमल्स. तो अगर मैं एक मस्कीटो को और अपने से कंपेयर करूँ, मस्कीटो भी तो एनिमल ही है, बट क्या उसकी और मेरे अंदर सिमिलैरिटी सेम है? नहीं, बट हाँ कुछ कॉमन पॉइंट तो हो सकता है जो मस्कीटो और मेरे अंदर सिमिलर्स हो. सो वो देखेंगे हम कि क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं एनिमल्स की जो सब में सेम होती है. तो बेटा द प्रॉपर्टीज दैट ऑल द एनिमल्स हैव, वी ऑल आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन. हम सब क्या है, हम सब मल्टी सेलुलर है. क्या हम में से कोई ऐसा है जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है? नहीं ना, वो तो अमीबा हो गया यार.
तो वी ऑल आर मल्टी सेल्यूलर विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो वी ऑल आर व्हाट बेटा? वी ऑल आर मल्टी सेल्यूलर विदाउट एनी एक्सेप्शन. और क्या प्रॉपर्टीज है हम सब में? वी ऑल आर हेट्रोट्रॉफ. हम सब हेट्रोट्रॉफ्स है. हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते प्लांट के जैसे कि सनलाइट हमने ट्रैप करा और अपना खाना बना दिया. नहीं, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर अवर फूड रिक्वायरमेंट. अब वो बेटा हमारे जैसे हमारी डोमेस्टिक जैसे हमारे बेटा कैटल्स हो गए, बफेलोज हो गए, हम अपनी मिल्क रिक्वायरमेंट के लिए उन पे डिपेंडेंट है. हम अपने बेटा फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. एंड दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन दे आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स. सो बेटा वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स. So we all are heterotrophs without any exception. Okay. So we all are what beta? We all are the heterotrophs. And the next beta, we all are what? We all are holozoic. Now beta, the terms are very important in the biology. If you know the meaning of the term, the things is very simple for you. See, I'm telling you the holozoic. What is the meaning of your holozoic? Holo means bacha complete. Holo means complete, and zoic word we are using with respect to what? With respect to the animals. So beta holozoic. If I am talking the holozoic, here I am talking about the mode of nutrition. कभी confuse नहीं होना बेटा. holozoic क्या है? It is our mode of nutrition. Holozoic is what beta? It is the mode of nutrition. Okay? It is what? It is your mode of nutrition. So, what is holozoic? We eat the complete food. Yes or no? We all eat the complete food. Further, we ingest our food, beta, then digest it, then assimilate it, and then beta ingest out the undigested food. But initially, we ingest the beta what? Complete food. Then we show the process of the ingestion, digestion, absorption, assimilation, and the egestion. So that's all particular part your comes into the holozoic mode of nutrition. Okay, so and there are lots of common thing which is included in all the animals. We all show the reproduction. तभी तो continuity है ना, quite common ना. तभी तो continuity है. continuity कैसे होगी जब हम reproduction show नहीं करेंगे? Can continuity can be maintained? No बेटा. So that's हम reproduction show करते हैं, development show करते हैं, हम सबके पास एक metabolism है. So that's all are your common properties that all the animals bears. Okay. So your kingdom Animalia, it is divided into the two subkingdom. The one is your subkingdom Parazoa and another is your subkingdom Eumetazoa. Now what is subkingdom Parazoa means? P starts for the beta primitive. P stands for the primitive. Okay. Zoa words we are using with respect to your animals. So they are the primitive metazoans beta. They are what? They are the primitive metazoans. Okay. Meta means beta multicellular. They are the primitive multicellular animals. As I told you now कि हमने अपनी लाइफ बहुत बेसिक थिंग से स्टार्ट करी थी विच इज द सेल, है ना. तो बेटा ये वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है जो धरती पे सबसे पहले आए. और सिंस ये बेचारी सबसे पहले आए तो इनके पास कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं थी. दे हैव ओनली सेल्स इन देयर बॉडी. तो व्हाट आर योर प्रिमिटिव मेटाजोअन्स? दे हैव ओनली सेल्स इन देयर बॉडी. दे हैव ओनली सेल्स इन देयर बॉडी. ओके beta, again I am telling you examples are very important in this chapter. An example is your porifera. बेटा मैं ना पोरीफेरा को बेचारा बोलती हूँ. क्यों बेचारा? इसके पास यार सारे प्रिमिटिव से चीजें हैं. एक तो सबसे पहले आया तो क्या ही मॉडिफिकेशन हुई होगी ना. अब हम आपको पता है कि किसी के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे होती है जब वो इवोल्यूशन पास करता है. अब ये आए ऐसे थे तो इवोल्यूशन में टाइम तो लगेगा ही ना. तो इनके पास सारी प्रिमिटिव सी चीजें हैं. नेक्स्ट योर सब किंगडम यूमेटाजोआ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर यू? यू स्टैंड्स फॉर योर ट्रू. दे आर योर ट्रू मेटाजोअन्स. ट्रू मेटाजोअन्स बोले तो मतलब इनमें सेल्स भी थे, सेल्स एग्रीगेट होके टिश्यू भी आए, टिश्यू से ऑर्गन भी बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी, एंड देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ओके, तो द सब किंगडम यूमेटाजोआ इंक्लूड योर
Coelenterata. Okay, the first time I'm writing all of the phylum's name, and you have to remember all of the phylum names in the sequence only. Okay, so the very first phylum we have beta after the Porifera. Okay, after the Porifera, that is your Coelenterata. Okay, that is your Coelenterata. What is the another name of Coelenterata? Cnidaria. Okay, Cnidaria. And another we have beta Ctenophora, Coelenterata, Ctenophora. Then we have Platyhelminthes. Platyhelminthes we have. After that we have Aschelminthes. After the Aschelminthes we have what beta? We have Annelida. After the Annelida we have Arthropoda. Arthropoda, it is the largest phylum among all of the phylum. Whatever the phylum we have the largest phylum, that is your phylum Arthropoda. After the Arthropoda we have Mollusca, and Mollusca, it is the second largest phylum. Okay, Arthropoda, it is the largest phylum, and the Mollusca, it is the second largest phylum. Okay, after the Mollusca we have what beta? We have Echinodermata. Echinodermata. Then we have Hemichordata. Okay, I'm writing it here. Hemichordata. After the Hemichordata we have what? We have the Chordata. They all are what beta? They all are your phylums. Okay, what are these beta? These all are your phylums. Okay, Porifera is your phylum. Okay, so beta, your phylum starts from the Porifera and end it on the Chordata. Okay, so we have Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes beta, Annelida, Arthropoda, your Mollusca, your Echinodermata, Hemichordata, and the Chordata. Okay, this is all about your phylum. So beta, let's move further. Now beta, we do the basis of classification of your kingdom animals. Okay, see beta, in the animal kingdom, in the kingdom Animalia, we have a large huge of the group of animals. Okay, so beta, अगर हम categorization करें animals का, तो कुछ तो प्रॉपर्टीज चाहिए ना हमारे को कि कैसे हम इन्हें कैटेगराइजेशन करें. मैंने यहाँ पर बेटा एक सेट ऑफ टॉय का ग्रुप रखा है. ओके, ये मैंने पीपीटी को एज सच ब्यूटीफुल करने के लिए नहीं रखा है, तुम्हें समझाने के लिए रखा है. तो अगर तुम यहाँ नोटिस करोगे तो बेटा ऑल ऑफ द टॉयज दे हैव अ डिफरेंट शेप. ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये जो टॉयज हैं इनको आपको सेपरेट आउट करना है अलग अलग ग्रुप में, तो बहुत से बच्चे होंगे वो शेप के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर देंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कलर के बेसिस पे कर देंगे, और कुछ और बच्चे होंगे वो बेटा वेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. सबका अपना क्लासिफिकेशंस अलग अलग रहेगा ना. अब हमारे पास इतना बड़ा किंगडम एनिमेलिया है, तो क्या हम इंसेक्ट को और एनिमल्स को साथ में रख देंगे? अरे कैसे रख देंगे. हमारा देखो इंसेक्ट देखो इत्तू सा है, ठीक है, इत्तू से भी नहीं जाना, मतलब उसकी बेटा उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप है और उसका जो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो अपने से बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो हम कैसे, हाउ कैन वी प्लेस द किंगडम द एनिमल इंसेक्ट एंड द एनिमल ह्यूमन टुगेदर? वी कांट पुट टुगेदर ना. सो दैट्स व्हाई बेटा वी डू द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिस क्लासिफाई करे तो उनके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया थे. सपोज बेटा अगर मैं तुम लोगों को ऑफलाइन पढ़ा रही होती, ओके, और मुझे बोला जाता कि आपको मैम कैटेगराइजेशन करना है स्टूडेंट को, कौन से स्टूडेंट्स शार्प हैं, कौन से स्टूडेंट्स मॉडरेट है, किन पे हमें ज़्यादा वर्क करने की नीड है, तो बेटा मैं कैटेगराइजेशन कैसे करती? अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, कि जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, मेरे लिए तो वो बच्चा चलो इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में आ गया, जो अच्छा स्कोर कर रहा है. जो थोड़ा कम कर रहा है मैं उसे मॉडरेट में रखती, जो उससे कम कर रहा है मैं उसे फिर उस वाली कैटेगरी में रखती, इंफीरियर वाली में, ताकि हम उस पर ज़्यादा वर्क कर सके, उस पर ज़्यादा ध्यान दे सके. ओके, अब ऐसा नहीं है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, बट अगर क्राइटेरिया होता है डिफ्रेंशिएशन करने का तो वैसे ही करती ना. अब जैसे लड़कियों का ग्रुप खड़ा हुआ है, ठीक है, अब मेरे को लड़कियों के ग्रुप में डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो मैं कौन सा कैरेक्टर लूंगी? हो सकता है मैं उनके हेयर्स का कैरेक्टर लूं, जिसके बाल खुले हुए हैं मेरे जैसे वो आ जाओ एक साइड, जिन्होंने बाल बांधे हुए हैं पोनी बनाई हुई है
वो एक अलग साइड पे आ जाओ। जिन्होंने 2 चोटियां करी हुई हैं, जैसे हम स्कूल टाइम में करते थे, वो एक अलग कैटेगरी में चले जाए। तो ये हमारा क्या हुआ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो हम एनिमल्स को तो ऐसे नहीं कर सकते ना, जिसके बाल है वो एक कैटेगरी में आ जाओ, जिसके नहीं है वो उधर चले जाओ, नहीं ना। तो हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस में एनिमल्स का पहला जो था वो है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव द लेवल ऑफ organization. The second we have what beta? The second we have germ layer, and the third we have beta body plan. The third we have body plan, and the beta fourth what we have? We have beta coelom. What we have beta? Coelom. After that beta we have symmetry. Then beta we took a criteria about the segmentation. After that beta we have what? The last one, that is the presence or the absence of the notochord. Beta, these are the different criteria in which we are taken to classify the particular organism. The first one was the level of organization, their germ layer, coelom, body plan, segmentation, symmetry, and the notochord. One by one we will discuss about each and every particular basis of classification. Okay, so beta, let's start with your first basis of classification, which is your level of organization. Okay, so the first we have beta the level of organization. So level of organization का मतलब है कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास सेल्स हैं, किसके पास टिश्यू है, किसके पास ऑर्गन्स हैं, किसके पास ऑर्गन सिस्टम है। ओके, सो बेटा हमने ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करा, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं, हमने बेटा बहुत बेसिक से लाइफ स्टार्ट करी। तो जब हमने बेसिक से लाइफ स्टार्ट करी तो इनिशियली तो एलिमेंट्स ही थे ना, फिर उसके बाद सेल्स बने, फिर उसके बाद टिश्यू बने। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कॉरीफेरा के टिश्यू लेके घूम रहा है, नहीं ना, वो तो बेचारा सेल ही लेके घूम रहा है, क्योंकि उसके पास तो सेल ही थे, वो तो सबसे पहले आया था। ओके, तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा कैसे करा, ऐसे समझो। इनिशियली अपने पास क्या थे बेटा, एलिमेंट्स थे। इनिशियली अपने पास क्या थे, एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स गॉट एग्रीगेटेड एंड देन दे फॉर्म दी सेल्स। सेल्स में एग्रीगेशन हुआ, देन दे फॉर्म दी बेटा टिश्यू। टिश्यू टू बेटा योर ऑर्गन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, देन द ऑर्गन सिस्टम, and then beta a complete organism is formed. तो बेटा ये था आपके इवोल्यूशन का ट्रेंड। ओके, अगर ये भी थोड़ा क्वाइट कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो बेटा एक एग्जांपल लो। एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं, तो क्या टीचर उसे सीधा बुक दे देता है इंग्लिश की, लो पढ़ के दिखाओ, या कोई भी सब्जेक्ट की बुक दे दी कि लो पढ़ना स्टार्ट कर दो? नहीं। जब वो स्कूल में जाता है अपनी प्री केजी क्लासेस वगैरह में, तो इनिशियली बेटा वो किसका फॉर्मेशन सीखता है, वो वर्ड सीखता है। वो क्या सीखता है बेटा, वर्ड सीखता है, जैसे ABC अल्फाबेट सीखता है। वो इनिशियली क्या सीखता है बेटा, अल्फाबेट सीखता है। अल्फाबेट सीखी उसने, अल्फाबेट के बाद बेटा वो अल्फाबेट्स को अरेंज करके किस में मॉडिफाई करना सीखता है, वर्ड्स में। यस और नो, वो वर्ड्स बनाना सीखता है। वर्ड्स के बाद बेटा वो क्या बनाना सीखता है, वो सेंटेंस बनाना सीखता है। सेंटेंस के बाद बेटा वो क्या बनाना सीखेगा, पैराग्राफ बनाना सीखेगा। पैराग्राफ के बाद बेटा वो क्या सीखेगा, चैप्टर पढ़ना सीखेगा। तभी तो उसे बेटा बुक्स वगैरह पढ़नी आएगी ना। मान लो ये अल्फाबेट तुम्हारे सेल्स हैं, ये आपस में जुड़ गए, वर्ड्स बन गए, तो टिश्यू हो गया। सेंटेंस बेटा ऑर्गन मान लो, पैराग्राफ ऑर्गन सिस्टम मान लो, और चैप्टर एक ऑर्गेनिज्म मान लो। ऐसे बेटा ये ट्रेंड चलता है ना बच्चे का भी, तभी तो उसे पढ़ना वढ़ना आता है। अब बेटा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट वी हैव दैट इज योर the cellular level of organization. Okay, the first we have cellular, the first we have beta cellular level of organization. Okay, we differentiated this level of organization into the 4 categories. The one is your cellular level of organization, and the second is your tissue level of organization. Second we have beta tissue level of organization. The third we have the organ grade. We have beta organ grade of organization here. And in the fourth bacha we have what? We have the organ system. Okay.
अब बेटा नाम से तो तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा किसके पास क्या क्या स्टफ होगा. अगर मैं बात कर रही हूँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, so they have only cells in their body. Only cells are present in their body. Okay, only cells are present in their body. And बेटा ऐसा बेचारा फाइलम कौन है आपका? That is your example Porifera, है ना? यही तो है बेचारा फाइलम जो सबसे पहले आया और प्रिमिटिव सी चीजें हैं. नेक्स्ट बेटा, द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव सीन tissue level of organization in your phylum Coelenterata. And you know that the tissue term was coined by your scientist Bycott. Okay, when I teach you about the structural organization in animals now, again I'm going to ask the same question. The tissue term was coined by which scientist? That is your Bycott. Okay, nobody will going to ask you about the scientist name, but you have to knowledge like who was the scientist which was discover this term. So the tissue term was discovered by your scientist Bycott. Okay, the tissue level of organization are seen in your beta Coelenterata. Okay, your Coelenterata. Another name of Coelenterata is Cnidaria, and the second beta your Ctenophora. Okay, next beta we have organ grade. In the organ grade they have cells, tissue, and for the very first time we have seen the organ grade of organization in the phylum of Platyhelminthes. Quite important, for the very first time you have seen organ grade of organization in which particular phylum? So your answer will be beta Platyhelminthes. Okay, the organ grade of organization seen in the phylum your Platyhelminthes. Okay, please put a star mark on that. Next beta we have a organ system. Organ system further seen into the phylum Aschelminthes up to Chordata. Okay, मैं अब बेटा पूरी phylums का नाम नहीं लिखूंगी, एक बार मैं लिख चुकी. Okay, so अब आपको sequence में याद भी होना चाहिए. तो organ system बेटा we have an example of the Aschelminthes up to Chordata. Okay, एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक जितने भी हैं सबके पास बेटा ऑर्गन सिस्टम होगा. ओके, देख लो बेटा एक बार इसको कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज योर डिवाइडेड इनटू दी बेटा 4 पार्ट्स, द सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम. ओके, द सेल्यूलर बेटा दे हैव ओनली सेल्स इन देयर बॉडी, टिश्यू दे हैव सेल्स एट टिश्यू as well as organ. For the very first time we have seen organ level of organization in the phylum what? Platyhelminthes. And next beta you have organ system which is seen in the Aschelminthes up to Chordata. Okay, I hope these all things are clear to everyone. Okay, next beta just come to your second topic which is your germ layer. Beta germ layer होता क्या है? What do you mean by germ layer? बेटा आप सबको इतना बेसिक आइडिया तो होगा कि हम लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं. मेल गैमेट होता है विच इज स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है ओवा, और यू कैन से दैट द एग. ये फ्यूज्ड करते हैं बेटा, जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज डिविजन चलता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 cell stage which is known as the blastula, and the further beta the baby will form like that. Okay, so बेटा अगर मैं बोल रही हूँ germ layer, germ layer कौन सी क्लीवेज डिवीजन पे बनेगा? germ layer बेटा देखो इधर मैंने एक डायग्राम डाला है. यस, ये रहा. ऐसा ही टोल्ड यू बेटा कि हमने हमारी जो लाइफ होती है हम किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? स्पर्म होता है, ओवम होता है, वो फ्यूज करेगा, वो जाइगोट बनता है. घबराना नहीं है, हम पूरी डिटेल रिप्रो वाले में भी पढ़ेंगे. जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए अगर मैं जर्म लेयर टर्म यूज कर रही हूँ तो उसका मतलब क्या होता है. यू शुड नो दैट ना, यू विल गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर्स, एंड आपके मन में हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो व्हाई यू आर रीडिंग दैट. ओके, सो द जाइगोट होता है बेटा, जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन चली, ममा के वॉर्म में चलेगा, फिर बेटा 8 सेल स्टेज बनेगा. 8 सेल स्टेज के बाद बेटा हमारी 16 सेल स्टेज आती है, मॉड्यूला आता है जो बेटा मलबेरी शेप जैसा होता है. देन बेटा ये ब्लास्टोला, आपको बॉल ऑफ दी सेल्स दिख रही है ना, इसकी यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कैविटी दिखाई हुई है जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं. आफ्टर दैट बेटा गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है. गैस्ट्रुलेशन इज दैट स्टेज बेटा वेयर दी जर्म्स लेयर आर फॉर्म्ड.
Gastrulation is that stage beta where the germ layer are formed. Here the germ layer are formed. बेटा अब ये germ layer क्या है? Cleavage division चल रहा है, cells है ये, ठीक है बेटा. ये germ layer आपकी तीन होती है. The one is ectoderm, the second is your endoderm and the third one is the mesoderm. बेटा इन्हीं तीन जर्म लेयर से, और किसी किसी के पास बेटा दो होती है. जर्म लेयर के बेसिस पे पहली बात तो हमने अपने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा, डिप्लोब्लास्टिक और दी ट्रिप्लोब्लास्टिक. जिनके पास दो है वो डिप्लो, जिनके पास थ्री है वो ट्रिप्लो. ओके, अगर मैं बोल रही हूँ बेटा गैस्ट्रुलेशन पे जर्म लेयर बन रही है, क्यों गैस्ट्रुलेशन स्टेज पे जर्म लेयर बनी? इन्हीं जर्म लेयर से बेटा पूरी बॉडी के सेल्स बनते हैं. इन्हीं जर्म लेयर से आपकी पूरी बॉडी बनेगी, आपके टिश्यूज बनेंगे, आपकी ऑर्गन बनेंगे. यस, यू हर्ड मी राइट. तभी तो सिग्निफिकेंस है इस जर्म लेयर को पढ़ने का. आपने सुना होगा ना, हम बोलते हैं कि माई हार्ट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म लेयर. तो मीजोडर्म लेयर क्यों बोला? बिकॉज बेटा दैट सिग्निफाइज योर हार्ट बेटा हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ मीजोडर्म. That is the significance of reading your beta or study about the germ layer. Okay? Now I hope this all clear to you कि क्यों germ layer पढ़ते हैं और कौन सी स्टेज में दिखता है, गैस्ट्रुलेशन में दिखता है, और इन्हीं से बेटा पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है. अब देखो बेटा germ layer as I told you, जिसके पास दो germ layer वो डिप्लो, डुप्लीकेट वन का डबल, तो ऐसे लगा लो. germ layer बेटा on the presence of the germ layer, we divided the animals into the two categories. The one is your diploblastic. The one is your beta diploblastic and the second beta triploblastic. Okay? The second is your beta triploblastic. बेटा यहाँ पर इमेज है. अब if this image is not clear to you, just open your NCERT book because there is you have a picture of this. Okay? So beta, this is the image of the diploblastic organism and this is the image of the triploblastic organism. I am labeling it up. It is what beta? It is the diploblastic and this is your beta triploblastic. ओके, ये आपका बेटा डिप्लोब्लास्टिक हुआ, ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ. बेटा जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू बेटा, टू जर्म्स लेयर they have beta ectoderm and the endoderm. The purple one you have seen, that is the outer germ layer which is known as the ectoderm. Okay, for the endoderm beta I am using this pink one. Beta the gray one layer you have seen here, that is what? That is the endoderm layer. Okay beta, here they have also a third layer, but this third layer is a gel like structure. Okay, if you notice the ectoderm and the endoderm, they have cells. So they have two germ layer, ectoderm and the endoderm, which is cellular. सेल्स है उसके अंदर, बट इनके पास थर्ड लेयर भी है जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया. दैट यू पिंक, द पिंक वन यू सी हियर ना, दैट इज व्हाट बच्चा? दैट इज द मीजोग्लिया. बट मीजोग्लिया में बेटा कोई सेल वेल नहीं है, इसमें बेटा जेल लाइक स्ट्रक्चर है. मीजोग्लिया है बेटा gelatin, or you can say that it is the gel like structure. No cell is present in this particular part beta. No cell is present in this particular part. If I talk about the beta, this triploblastic, they have beta the first layer which is ectoderm, that purple one. The gray one they have what beta? Endoderm. सेकेंड इनके पास एंडोडर्म है ना. अब यहाँ पर देखो थर्ड लेयर में सेल्स दिख रहे हैं ना, तो बेटा तीनों लेयर्स हैं, तीनों ही सेल्यूलर है. ठीक है, तीन लेयर है, तीनों ही सेल्यूलर है. एंड ये पिंक वन बेटा कौन सी हो गई आपकी? मीजोडर्म. ओके बेटा, टिप्लो में 2 हो गए, ट्रिप्लो में 3 हो गए. ट्रिपल यार 3, डिप्लो 2, एक का डुप्लीकेट दूसरा 2. सो बेटा इसमें तीनों ही लेयर्स हैं विच इज सेल्यूलर. इसमें 2 लेयर है जो आपकी क्या है बेटा? सेल्यूलर, बट थर्ड वन भी है विच इज नॉन सेल्यूलर. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिप्लोब्लास्टिक एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, तो जस्ट सिंपली say that the diplo have the 2 germ layer, ectoderm and the endoderm. Triploblastic organism have 3 germ layer, ecto, endo and the mesoderm. Okay, the another difference that you told that the ecto have 2 germ layer which is cellular, but yes they do have a third layer
which is non-cellular in nature, but they consist the three particular structure and they all are cellular in nature. Okay beta, so diploblastic beta, they have two germ layer they have beta. The one is your ectoderm and the second is endoderm. And these two, ectoderm and the endoderm, what they are beta? They are cellular in nature. They are cellular in nature. They have beta mesoglia. But mesoglia is what beta? Mesoglia is a gel-like structure. Mesoglia is what beta? It is a gel-like structure. That why we can't consider them as a layer. बेटा अगर इस मीजोग्लिया में भी सेल होते ना तो हम इसे जर्म लेयर में कंसिस्ट करते, बट सिंस इसमें है ही नहीं, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करते और इसमें सिर्फ मानते हैं कि इसमें दो जर्म लेयर है। बिकॉज बेटा जिसमें सेल होंगे उसी को तो जर्म लेयर मानेंगे, क्योंकि बॉल ऑफ सेल था ना आपका गैस्ट्रोला। अब बेटा सेल ही तो जर्म लेयर बना रहा होगा, बिना सेल के तो क्या ही बनेगा। अब बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक में दे हैव थ्री जर्म लेयर, they have three germ layer, which is your ectoderm, endoderm and the mesoderm. These all three layers beta, they are what? They are the cellular in nature. ये सारी की सारी क्या है बेटा? cellular in nature है। Now the point is that what are the examples? So बेटा diploblastic organism we have, पॉरीफेरा तो होगा ही नहीं क्योंकि पॉरीफेरा के पास क्या है? सिर्फ सेल्स ही हैं। और मैंने क्या बोला, बाकी के जो भी ऑर्गन्स और टिश्यूज हो गए वो किससे बनेंगे? जर्म लेयर से। जिसके पास टिश्यू ही नहीं है वो क्या करेगा जर्म लेयर लेके, है ना। तो द diploblastic organism are your Coelenterata and the another one is your Ctenophora. These are the examples of your diploblastic organism. Come to beta your triploblastic. In the triploblastic beta you have the example of the Platyhelminthes up to Chordata. Platyhelminthes up to Chordata. बेटा अगर आप नोटिस करोगे तो इन दोनों के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, which is known as the primitive gut. Which is known as what? Which is known as the primitive gut. This is what? This is the primitive gut. Okay. So beta just see once more what is your germ layer. What type of a germ layer we have? We have two germ layer, your diplo and the triplo. Okay. Diplo have two cellular layers. Triplo have three cellular layer. Okay. The example Coelenterata and the Ctenophora. Notice करा जब हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा तो Coelenterata एंड Ctenophora तब भी साथ था, अभी भी ये यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक में साथ आया। तो बेटा हम जब भी आगे से क्लासिफिकेशन करेंगे ना, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ में आने वाले हैं। देखो कुछ चीजें कितनी इजी होती है याद करने के लिए। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, भाई बहन मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि सिबलिंग्स तो फाइट करते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स मान लो, बेस्ट फ्रेंड्स साथ रहते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। ओके ओके बेटा, द थर्ड क्लासिफिकेशन वी हैव द बॉडी प्लान। ओके, यहाँ पर हम किसी की पर्टिकुलर शेप एंड स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे किसके पास माउथ ओपनिंग किस टाइप की है। एज सच आपकी बुक में इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है, या बट जब इन्होंने क्लासिक पर्टिकुलर फाइलम्स की बात करी हुई है तो वहां पर इन्होंने इनके माउथ मॉडिफिकेशंस और इनके ओपनिंग की बात करी हुई है। ओके, सो बेटा बॉडी प्लान वी हैव थ्री टाइप्स। द वन इज योर सेलुलर एग्रीगेशन। ओके, द वन वी हैव बेटा सेलुलर एग्रीगेशन, द वन वी हैव सेलुलर एग्रीगेशन, सेकेंड वी हैव ब्लाइंड सेक एंड द थर्ड वी हैव ट्यूब विद इन ट्यूब। बेटा नाम से इंडिकेट हो रहा है सेलुलर एग्रीगेशन, ओनली सेल्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ऐसा ही टोल्ड यू बेटा, बॉडी प्लान हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें इसमें ओपनिंग्स देखनी है कि किस ओपनिंग से अपने खाने को इनटेक कर रहे हैं। बेटा इट इज नॉट नेसेसरी, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू ओपनिंग्स, वन इज माउथ फॉर द इंजेशन एंड द अनदर ओपनिंग which is ejection out of the food. Okay, if I talk about the advanced organisms beta, so they have particular two opening. The one opening for the ingestion,
Ingestion means beta taking the food inside through the mouth, and egestion means beta take out the food through the body through a opening which is known as the anus. Okay, अपन क्या करते हैं, हम खाने को हमने कहाँ से लिया, माउथ से इनगल्फ करते हैं. ओके, जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो कहाँ से जाता है बेटा, वो एनएस के थ्रू हम रिमूव आउट कर देते हैं. तो वी हैव व्हाट, वी हैव अ टू ओपनिंग. बट कैन इट नेसेसरी कि सबके पास ऐसा होगा? अगर सबके पास ही ऐसा होता तो मैं वहां पर तुम्हें कॉमन प्रॉपर्टी में लिखवाती ना. मैंने लिखवाया कभी कि ऐसे देखो सब ऑर्गेनिज्म के पास दो ओपनिंग होती हैं इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए? नहीं है, इसलिए नहीं लिखवाया. तो बेटा सेलुलर एग्रीगेशन, so how they intake their food, so only beta diffuse cells are present in their body. बेटा इनके पास सिर्फ सेल्स होते हैं और बेटा डिफ्यूजन के थ्रू ये अपने फूड को इनटेक करेंगे. हाउ दे इनटेक देयर फूड? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. एंड सॉरी, सेल्स किसके पास है बच्चा? सेल्स है बस पॉरीफेरा के पास. ओके, सो इन द सेलुलर एग्रीगेशन ओनली diffuse cells are present in the body. Only diffuse cells are present in the body. Example beta your phylum Porifera. Okay, next beta blind sac. बेटा ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड सेक है तो बेचारे देख नहीं सकते. नहीं, हमने बॉडी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसके पास कैसी ओपनिंग है. अगर बेटा ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ब्लाइंड सेक वालों की है एंड दिस वन इज द ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनिज्म. ओके बेटा, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ध्यान से कि इसके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग है, दूसरी साइड से इसकी ओपनिंग क्लोज्ड है. तो ब्लाइंड सेक कहीं भी आप जूलॉजी में देखो या बॉटनी में देखो, ब्लाइंड सेक का मतलब होता है बेटा they have only one opening in the particular structure. Okay, blind sac means beta they have only one opening. अपने पास भी lymphatic capillaries हैं और जिनमें बेटा एक ही opening होती है. Do let me know in the comment section what are the lymphatic capillaries you have in which you have only one what? The one your lymphatic, the one your opening. Okay, but since बेटा ये opening कहाँ present है? capillaries में, तो हम इन्हें ब्लाइंड सेक नहीं बोलेंगे. वी आर सेइंग दैट द ब्लाइंड ट्यूब्स. ओके, अगर बेटा हम पर्टिकुलर अपनी ट्यूब्स की बात कर रहे हैं जो हमारी ब्लड वेसल से रिलेटेड है तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्लाइंड ट्यूब्स. ओके, बट बेटा ब्लाइंड सेक हम किसके रिस्पेक्ट में यूज करेंगे? किसके पास फूड को इनगल्फ करने के लिए किस टाइप की ओपनिंग है. सिंस बेटा दे आर दी ब्लाइंड सेक ऑर्गेनिज्म, ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट, one single end they have, and this single end it is responsible for the entry of food. बेटा यहीं से entry of food होगी, यहीं से खाना अंदर आएगा और बेटा इसी सेम ओपनिंग से बेटा खाना क्या होगा? बाहर जाएगा. इट इज द एग्जिट ऑफ फूड टू. सिंगल ओपनिंग serving as a mouth as well as the anus. Okay, this is your blind sac. blind sac का मतलब क्या होता है बेटा? जिनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, दूसरा एंड तो क्लोज्ड है. देखो मटके जैसी बॉडी लग रही है ना, एक ही ओपनिंग है ना, इसी ओपनिंग से सब कुछ अंदर आ रहा है, इसी ओपनिंग से सब कुछ बाहर जा रहा है. ओके, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट बेटा, सिंगल ओपनिंग सर्विंग एज माउथ एज वेल एज एनस. Okay, what are the examples of that beta? Very important examples we have. Examples you have beta Coelenterata. अब Coelenterata की बात कर दी है तो आपका दूसरा क्या आ जाएगा? Ctenophora. And the third we have beta Platyhelminthes. The third we have what beta? Third we have Platyhelminthes. Okay, beta tube within tube. अब बेटा मेरे पास वो वाला पेन नहीं है जो वो ट्रांसपेरेंट पेन आते हैं ना, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट पेन में बॉडी होती है, उसके अंदर रिफिल होता है. ऐसे ही बेटा बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी वॉल एक एलिमेंट्री कैनाल का प्रेजेंट होना. बॉडी के अंदर बॉडी वॉल है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल का प्रेजेंट होना. ट्यूब के अंदर ट्यूब, जस्ट लाइक डब्बे में डब्बा, या इट्स मेक अ सेंस, डब्बे में डब्बा जैसा होता है ना. अब बेटा देखो ह्यूमन बॉडी है ना, यहाँ में ह्यूमन बॉडी है बेटा. ह्यूमन बॉडी के पास क्या होता है? हमारी बेटा बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल के अंदर अपने पास क्या है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल है. अपनी एलिमेंट्री कैनाल बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है?
अवर एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम दी माउथ बेटा, माउथ पे शुरू होती है और एंड कहाँ पर होती है बेटा, एनस पे एंड होती है ना। अपने पास बेटा टू ओपनिंग है, वन ओपनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन and another opening is responsible for the ejection. Okay, so beta here you can see that they have outer body, inside the body beta they have another alimentary canals. Okay, so they have beta two ends now, the one responsible for the mouth, one opening responsible for beta mouth. Okay, you can write it like that beta. They have two separate opening, one act as a mouth and another act as a anus. Okay, they have two separate opening, they have two separate opening, one act as a mouth, one act as a mouth and another act as anus. मैंने आपको बोला बेटा दो ओपनिंग होती हैं, दोनों ओपनिंग में एक माउथ की तरह एक्ट करेगी, दूसरा एनस की तरह एक्ट करेगी. ठीक है, अपने से रिजेंबल करो. अगर लग रहा है भाई क्या आ गया है, अपने पास ही बॉडी है, आउटर बॉडी, फिर बॉडी वॉल है, उसके अंदर आपकी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है. अपनी एलिमेंट्री कैनाल बेटा कैसे स्टार्ट हुई, माउथ से शुरू होगी और एनएस पे जाके खत्म हो जाएगी. तो दो सेपरेट ओपनिंग है ना, एक बेटा खाने को अंदर लेने के लिए एंड एक अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकने के लिए. So the example we have in the tube within tube, that is beta your example Aschelminthes, Aschelminthes up to chordata. Okay, these are your examples. Okay, तो बेटा देखो एक बार बॉडी प्लान में बेटा we have three types, the cellular aggregation, blind sac and the beta what, tube within tube. Cellular aggregation, only diffuse cells are present in the body. Blind sac beta, they have only one opening which act as a mouth as well as the anus. Next beta, tube within tube, they have two opening, they have means two separate opening, one act as a mouth and another act as what beta, anus. Okay, this is the story about your body plan. Next beta, we have another topic. Next we have a further classification in the tube within tube. आज मैम आपको एक नया मीनिंग सिखाएंगे. ओके, तो बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब हैव टू टाइप, द वन इज योर प्रोटोस्टोम्स एंड अनदर इज योर ड्यूट्रोस्टोम्स. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग. प्रोटोस्टोम्स, पी स्टैंड्स फॉर यस प्रिमिटिव, पी स्टैंड्स फॉर द प्रिमिटिव. स्टोम्स वर्ड मैंने बोला ना, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट अ न्यू मीनिंग. Stome word we are using with respect to mouth. Stome means beta mouth. Okay, stome means what beta, mouth. तो primitive तो नाम से इंडिकेट हो रहा है ना कि मतलब यहाँ पर किसकी ओपनिंग पहले दिखेगी बेटा, माउथ की. एंड कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि माउथ पहले बन रहा है और एनएस पहले बन रहा है. तो देखो इधर ये बेटा आपको पर्टिकुलर स्टेज मैंने दिखाई थी अभी समझाने के लिए, जर्म लेयर. अगर बेटा आप यहाँ देखोगे गैस्ट्रुलेशन के बाद यहाँ पर आपको एक पोर दिख रहा होगा. ओके, यहाँ पर बेटा आपको एक पोर दिख रहा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर. क्या बोल रहे हैं बेटा, ब्लास्टोपोर. ब्लास्टोपोर वो ओपनिंग होती है गैस्ट्रुलेशन स्टेज में जहाँ से सेल्स बेटा अंदर की तरफ एग्रीगेट कर रहे थे. यहाँ देखो बेटा, यहाँ सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ सेल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं. बेटा यही ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल होती है माउथ के लिए और एनएस के लिए. If blastopore forms the mouth first, that is your protostomes, because P stands for the primitive and stomes word we are using for the mouth. Am I clear beta? Protostomes किसको protostomes बोलेंगे बेटा हम, if the blastopore forms the mouth first. Okay, so the protostomes are what beta, and who is responsible for the opening of beta mouth and the anus? So always comes in your mind, that is your blastopore. Okay, here beta what happened, blastopore forms the mouth first. Okay, who forms the mouth first here beta, blastopore, and the example is your Aschelminthes up to
mollusca. Okay. Now come to beta deuterostomes. D for second, just like that. लगा लो यार. Deuterostomes means बेटा second opening of the mouth. अगर बेटा second opening mouth की बन रही है तो पहले किसकी बनेगी? Anus की ना. Easy. So blastopore forms the anus first. Here what happened beta? Blastopore forms the anus first. And the example is your beta. Yes, echinodermata up to chordata. Okay. So my beautiful students, just do remember that tube within tube have two types, the protostomes and the deuterostomes. Protostomes, blastopore forms the mouth first. Deuterostomes, very simple, D for second लगा लो यार, क्या जा रहा है? Blastopores here forms the anus first, and examples is your echinodermata up to chordata. Let's move further with your next particular classification, that is your coelom. What do you understand by the coelom? Coelom is the body cavity. Coelom is what beta? Coelom is the body cavity. अब बॉडी को बॉडी कैविटी बनाने की नीड क्यों पड़ी? ये बहुत अच्छी बात पूछी मैंने. तो बेटा coelom term was first coined by your scientist Ernst Haeckel. Okay, again beta nobody will going to ask you the scientist name. That's why I'm not writing the particular scientist name in the tissue or in the coelom. Okay, just for your GK, I'm telling you the term coelom was coined by your Ernst Haeckel. बेटा coelom का मतलब होता है बॉडी कैविटी. अब बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी बनी क्यों? बेटा देखो, अब जैसे ऑर्गन्स आने शुरू हुए, ओके, लिवर बना, किडनी बना, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हुए, तो बेटा इन ऑर्गन्स को बॉडी में रखने के लिए जगह भी चाहिए थी ना. अब ऐसा तो नहीं आपको लिवर भी यहाँ, स्टोमक भी यहाँ और आपकी किडनी भी यहाँ एकदम ऐसे ठसम ठस भर देते हैं. कैसे भर देंगे? पर्टिकुलर सिस्टम चलता है ना, हर किसी की डक्ट है. अगर एक दूसरे से उलझ गई तो बेटा क्या पर्टिकुलर हमें इतनी एडवांस फीचर्स आते? कभी नहीं आते. अगर इससे भी नहीं तो बेटा सपोज करो एक पीजी है, ओके, एंड यू हैव टू शिफ्ट इन दी पीजी. ओके, पीजी है, पीजी का जो रूम है उसमें ऑलरेडी बहुत सारा लगेज भरा हुआ है और वहां पर आपको कोई बोलता है, आपका ओनर, कि आपको अपना लगेज यहाँ पर अभी थोड़े टाइम के लिए प्लेस कर दो. अब तुम जाती हो और तुम देखते हो कि यार इस रूम में तो ऑलरेडी इतना सारा लगेज भरा हुआ है, अब हम क्या करें? तो आप क्या करोगे बेटा? उस सामान को खिसकाओगे डेफिनेटली. अब ऐसे थोड़ी इसके ऊपर रख दोगे, अब दूसरा तो गुस्सा हो जाएगा ना, मेरे बैग के ऊपर अपना बैग क्यों रखा? तो आप क्या करोगे? उस सामान को खिसकाना शुरू करोगे और अपने लिए जगह बनाओगे. तो जैसे एक ऑर्गन बना, दूसरा आया, उसने भी बोला भाई अपने को भी जगह चाहिए, तो दूसरों ने बोला ठीक है हम जगह बनवाते हैं. तो कौन जगह बनाते हैं बेटा? जर्म लेयर होती है, एक्टो, एंडो एंड दी मीजोडर्म. तो जो भी बॉडी के अंदर कैविटी बनेगी विच इज योर सीलोम, और इसी कैविटी के अंदर बेटा एक फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है सीलोमिक फ्लूइड. क्या नाम होता है बेटा उस फ्लूइड का? सीलोमिक फ्लूइड. तो बेटा कौन से सेल्स शिफ्ट होंगे? अब तुमने बेटा वहां पर बैग शिफ्ट करे तो अपने लिए जगह बनाए. अब यहाँ बैग थोड़ी है बॉडी के अंदर. यहाँ बेटा आपकी जर्म लेयर में 3 सेल्स थे, एक्टो, एंडो एंड दी मीजोडर्म. तो बेटा जो मीजोडर्म लेयर होती है यहाँ पर ये खिसकती है और एक स्पेस को बनाती है. फिर आपकी बॉडी के अंदर एक कैविटी बनती है जिसको आप सीलोम बोलते हो, और सीलोम के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है बेटा, ये सीलोमिक फ्लूइड एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर. दिस सीलोमिक फ्लूइड बेटा इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. कैसे एक्ट करेगा बच्चा? शॉक एब्जॉर्बर की तरह. अब किसी ने आपको पंच वंच मार दिया, ओके, कोई ना मारे तो बेटर ही है, मार दिया तो ऐसा तो नहीं है लंग्स आ गए बाहर कि चलो हम खराब हो गए बाहर. नहीं, वो बेटा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं बिकॉज कैविटी के सराउंडिंग में सीलोमिक फ्लूइड है जो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं. व्हाट इज द नीड ऑफ सीलोम? अगर कोई पूछ ले सीलोम की नीड क्यों पड़ी? टू प्लेस दी ऑर्गन, ओके, टू प्लेस दी ऑर्गन. सो व्हाई वी नीड अ सीलोम बेटा? टू प्लेस दी ऑर्गन. टू प्लेस व्हाट? टू प्लेस दी ऑर्गन. सो किसके पास सीलोम है, किसके पास किस टाइप की सीलोम है? We divided the organism on that characteristics. Okay,
So beta, we divide the organisms into the three category. The one is your beta acoelomate. The second type is your beta pseudocoelomate. And the third one beta your eucoelomate. बेटा हमने 3 कैटेगरीज में पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा. द वन योर बेटा acoelomate, द सेकेंड योर pseudocoelomate एंड द थर्ड वन इज योर eucoelomate. बेटा नाम से ही पता चल रहा है acoelomate. एक की ए मीन्स क्या हुआ बेटा? एब्सेंस ऑफ दी सीलोम. इनके पास बेटा सीलोम होगा ही नहीं. इनके पास सीलोम होगा ही नहीं. अब तक तो तुम्हारे दिमाग में आंसर आ गया होगा किसके पास सीलोम नहीं होगा. मैंने क्या बोला कि सीलोम किससे बनती है? जब मीजोडर्म के सेल खिसकते हैं. पॉरीफायरा के पास तो लेयर ही नहीं है, तो वो तो असिलोमेट बाय बर्थ ही है. फिर सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा, ये तो बेटा 2 जर्म लेयर के साथ हुए, बट ये थर्ड जर्म लेयर के साथ नहीं हुए. तो असिलोमेट ऑर्गेनिज्म इज योर एग्जाम्पल इज योर बेटा पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, योर बेटा टीनोफोरा. एक धमाकेदार एग्जाम्पल्स और बताऊं, विच इज योर बेटा प्लेटीहेलमिन्थेस. प्लेटीहेलमिन्थेस. अब दिमाग में क्वेश्चन होगा ना कि मैम प्लेटीहेलमिन्थेस तो जर्म लेयर, इनके पास तो 3 जर्म लेयर थी, फिर आप इन्हें एसिलोमेट क्यों बोल रहे हो? बेटा इनकी मीजोडर्म इतनी ढीठ है कि वो खिसकी ही नहीं. वो बेटा कैसी थी? सॉलिड मीजोडर्म थी, उसने स्प्लिटिंग शो नहीं करा. और देखो एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो. बेटा जब हमारी जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया था, तो बेटा वो फायर को कैसे प्रोड्यूस करते थे? बाय रबिंग दी टू स्टोन्स. स्टोन्स को ऐसे करते थे और फायर को प्रोड्यूस करते थे. क्या बेटा हमारे घर में हमारी मदर्स या जो भी लोग आग वाग जलाते हैं, क्या वो पत्थर लेके बजाते हैं? मैंने तो नहीं देखा. दे आर यूजिंग मैच स्टिक्स और द लाइटर्स विच वी आर यूजिंग इन द किचन ना. तो बेटा मॉडिफिकेशन हुई. जिसके पास बेटा जो चीज पहले ऑर्गन कहाँ से आना शुरू हुआ था? प्लेटीहेलमिन्थेस से. तो बॉडी को नहीं पता था इवोल्यूशन करना है. मैंने बोला ना इवोल्यूशन चलता रहता है, तभी तो टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम. तो जब बॉडी को नीड लगी कि हाँ चलो यार कैविटी बनानी चाहिए, ऑर्गन्स आने लगे हैं, तो मीजोडर्म लेयर खिसकने लगी. That's why beta platyhelminthes is your acoelomate. If someone asks you what's the reason behind that, simply say that they have a solid mesoderm. Why platyhelminthes beta? They have a solid mesoderm. They have what beta? They have the solid mesoderm. बेटा यहाँ पर आप ये 3 स्ट्रक्चर्स देख रहे हो. ओके, ये क्या है बेटा? ये acoelomate की है. ये स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे. यहाँ पर बेटा अगर आप देखोगे क्या आपको डिवीजन दिख रही है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, कि क्या कोई भी सेल एक जगह से खिसका है? एक्टोडर्म भी ऐसी है बेटा, एंडोडर्म भी ऐसी है, मीजोडर्म भी ऐसी है ना. यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं है सेल के अंदर. दैट्स व्हाई दे आर दी acoelomate ऑर्गेनिज्म. अब बेटा ये 2 स्ट्रक्चर भी दिख रही है ना. ये वाली किसके बेटा? ये pseudocoelomate की है. दैट बिलोंग्स टू दी pseudocoelomate and that one belongs to the eucoelomate. That one belongs to the eucoelomate, and that you all know that that belongs to the beta acoelomate, or you can say that the acoelomate. Beta, what's the circle in between beta? That is the primitive gut. What is it? It is the primitive gut. And beta layer you all know that the purple one is your ectoderm. The grayish one bacha is your endoderm. The pink one beta, it is your mesoderm. अब बेटा डिफरेंस देखो pseudocoelomate और eucoelomate में बेटा. दिस इज योर pseudocoelomate. यहाँ पर आपको बेटा mesoderm के पाउचेस दिख रहे होंगे. यहाँ ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना बेटा. दीज आर व्हाट? दीज आर दी पाउचेस ओवर दी एंडोडर्म लेयर. यहाँ पर बेटा आपको कंप्लीट स्प्लिटिंग दिख रही होगी. दैट्स व्हाई दे आर दी eucoelomate. आपको बेटा बेटर समझ में तब आएगा जब मैं आपको भी स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ. पहली बात बेटा मीनिंग समझो स्यूडो का. Pseudo beta, pseudo word we are using for the false. They are making the beta false coelom. They create what beta? They create the false coelom.
दे आर दी स्यूडो वन, झूठे हैं ये लोग, ओके। झूठा नहीं बनना बेटा, दुनिया में देखे ना बहुत से स्यूडो लोग घूमते हैं, आपको कैसा बनना है बेटा, यू बनना है आपको। यू मीन्स बेटा ट्रू सिलोम दे हैव। अब बेटा देखो हाउ दी यू सिलोमेट इज फॉर्म्ड। सपोज बेटा दिस वन इज योर इनसाइड लेयर विच इज योर एंडोडर्म, ये आपका प्रिमिटिव गर्ट हो गया, ये आपकी एंडोडर्म की लेयर हो गई। फिर बेटा हम एक अंदर एक आउटर बना देते हैं विच इज योर ectoderm, okay, this one is what beta, this one is your ectoderm। बेटा ये कौन सी लेयर हो गई, ये आपकी ectoderm हो गई। एंड दिस वन इज योर बेटा एंडोडर्म, ये क्या हो गया बेटा आपका एंडोडर्म हो गया। एंड दिस इज प्रिमिटिव गट, ओके, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका प्रिमिटिव गट हो गया। बेटा मैंने अभी आपको क्या बोला, जब ये मेसोडर्म के सेल्स खिसकना शुरू करेंगे तब आपकी क्या बनेगी, कैविटी बनेगी विच वी कॉल देम एज अ सिलोम, ओके। तो इधर देखो बेटा कुछ मेसोडर्म के सेल, ओके, कुछ मेसोडर्म के सेल बेटा दे आर लाइंड अप बाय द एक्टोडर्म। Some cells of the mesoderms they are lined up by the mesoderm। कुछ सेल मेसोडर्म के एक्टोडर्म के साथ चिपक जाएंगे एंड कुछ सेल some of the cells of the mesoderm they are lined up with the endoderm। they are what beta, these two are your mesoderm cells। ये कौन से सेल है बेटा, मेसोडर्म के सेल है। एंड बेटा ये एक मेसेंट्रिक लाइंस बना देंगे। अब देखो बेटा स्पेस हो गया ना, पहले यहाँ पर ये सब आपस में चिपके हुए थे, क्या यहाँ कोई ऑर्गन आ सकता था, नहीं, इसलिए नेचर ने खिसकाना शुरू कर दिया, बोला चलो चलो अपने खिसक जाओ, मतलब लाइंड अप हो जाओ तभी तो ऑर्गन रखा जाएगा ना। तो देखो बेटा कुछ तो लाइंड हुए मेसोडर्म से और कुछ लाइंड हुए एंडोडर्म से, तो बेटा इन्होंने स्पेस क्रिएट करा। अब आप इस स्पेस में क्या रख देंगे, हम अपने ऑर्गन्स प्लेस कर देंगे, ओके। बेटा एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म, एक्टोडर्म बेटा एंड प्लस मेसोडर्म, बेटा ये कौन सी लाइनिंग्स बनाएंगे, एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म बेटा दे फॉर्म अ पेराइटियल पेरिटोनियम। दे फॉर्म व्हाट बेटा, दे फॉर्म दी पेराइटियल पेरिटोनियम। बेटा पेरिटोनियम का मतलब होता है बॉडी वॉल की लाइनिंग्स बनाना। आपकी जो बॉडी वॉल्स के अराउंड जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है वो कौन बना रहा है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म मिलके बना रहे हैं। पेराइटियल मीन्स आउटर और पेरिटोनियम मीन्स बॉडी वॉल, so they are making what, they are making the outer body wall layer। next come to beta this inner one which is you have here the beta endoderm, endoderm plus mesoderm। बेटा ये कौन सी लाइन फॉर्म कर रहे हैं, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म बेटा दे फॉर्म द लाइनिंग अराउंड द योर visceral lining they are forming। what is visceral, you must heard about the visceral organ। विसरल ऑर्गन आपने सुना होगा। विसरल ऑर्गन्स होते हैं बेटा आपके सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन, आपके सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन लाइक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, योर लार्ज इंटेस्टाइन, योर स्टमक, योर लिवर, योर किडनी, दे ऑल आर योर विसरल ऑर्गन विच इज योर सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन, ओके। सो बेटा दैट इज द स्टोरी अबाउट द यूसिलोमेट। तो बेटा ये यूसिलोमेट हुए ना, ये तो प्रॉपर स्प्लिटिंग शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग द प्रॉपर स्प्लिटिंग। Some are stick with the ectoderm and some of the cells they are sticking with the endoderm। Can बेटा this one show a proper splitting? इनने तो बेटा ऐसे पाउचेस बना दिए, ये दिखावा कर रहा है, हाँ हाँ मैं भी बना रहा हूँ। कहाँ बना रहा है, यहाँ कहाँ है आपको प्रॉपर स्प्लिटिंग दिख रही है, नहीं दिख रही ना। तो बेटा स्यूडोसिलोमेट कौन होते हैं आपके, एनेलिडा। एनेलिडा बेटा दे आर दी स्यूडोसिलोमेट। एग्जाम्पल वी हैव एनेलिडा। And in the eusilomate beta the example we have what beta, after the annelida you have beta what, arthropoda to chordata। sorry beta, in the pseudosilomate beta example of the pseudosilomate is your Aschelminthes। बेटा एस्केलमेंथिस दे ऑल आर दी स्यूडोसिलोमेट, झूठे हैं ये। यूसिलोमेट एग्जाम्पल इज योर बेटा एनिलीडा अप टू मोलेस्का, ओके।
Annelida up to mollusca. So beta, Aesilomate, Porifera, Coelenterata, and Ctenophora, and your Platyhelminthes. Platyhelminthes, yes, they do have a three-germ layer, but yes, these the third one, which is Mesoderm, they have a solid type. That's why they don't show any splitting. Let's come to the pseudocoelomate. They forms the false coelom because they are just making the pouches over the layer of endoderm. That's why we can't consider them as a true coelomate, because if it is your true coelomates, they have to show a proper splitting, which they don't show. That's why we are putting them into what category? Into the pseudo one. They are the false one. They are just showing that like they are forming the coelom, but they are not forming actually. So the pseudo is your Escalmanthus and the U1 is your beta what? The Annelida up to Chordata. Okay. Further beta, eucoelomate have a type. Yes. What is the definition of your coelom? It is lined up by mesoderm on the both sides. Okay. If someone asks you about the definition, what is the definition of mesoderm? It is lined up by what beta? Mesoderm lined up by both sides, ecto and the endo. Next beta, come to your eucoelomate. Eucoelomate further divided into the two categories. The one is your beta schizoscoelom. The one is your beta schizoscoelom and the another is your beta enterocoelom. Okay. बेटा श्राइसोसिलोम और एंटेरोसिलोम क्या डिफरेंस है? एंटेरो को बेटा कैसे याद रखोगे? ई फॉर एंटेरोडर्म एंड बेटा ई फॉर एंटेरोसिलोम एंड ई स्टार्ट्स फॉर योर एंडोडर्म. बेटा देखो दोनों में आपको रिजल्ट सेम ही मिलेंगे. यूसिलोमेट का मतलब ही होता है कि वो प्रॉपर स्प्लिटिंग को शो करे, चाहे वो शाइजो हो चाहे वो एंटीरो हो, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा. द डिफरेंस इन देयर स्प्लिटिंग. बेटा डिफरेंस आता है कि वो कैसे स्प्लिटिंग शो करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल बेटा दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला. दे आर गेटिंग द सेम कॉलेज. ओके बेटा, आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ देयर नीट एग्जामिनेशन दे गेटिंग द सेम कॉलेज एंड बेटा सेम कॉलेज मिला उन्हें, बट बेटा उनकी जो प्रिपरेशन थी उसमें तो डिफरेंस हो सकता है ना. हो सकता है कि किसी ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा हो सकता है कि उस बंदे को ऑलरेडी वो ज्यादा एडवांस्ड हो तो उसे इतना एफर्ट डालने की जरूरत ना पड़ी हो, किसी ने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करे हो. सो यहाँ पर भी ऐसा होता है. जब हम एंटीरो की बात करते हैं तो एंटीरो भी स्प्लिटिंग करता है, बट एंटीरो स्प्लिटिंग क्या कैसे करेगा? पहले एंटीरो पाउचेस बनाएगा. ऐसे पहले बेटा एंटेरोसिलोम में क्या होगा? एंटेरोसिलोम में पहले मेसोडर्म की लेयर पाउचेस बनाती है एंडोडर्म के ऊपर. एंटीरो मीन्स एंटेरोसिलोम एंड ई फॉर योर एंडोडर्म. एंटेरोसिलोम में बेटा पहले जो मेसोडर्म होगी वो पाउचेस बनाएगी. किसके ऊपर पाउचेस बनाएगी? एंडोडर्म के ऊपर पाउचेस बनाएगी एंड देन बेटा फर्दर वो डिवाइड करेगी. शाइजोसिलोम में क्या होता है बेटा? वो डायरेक्ट स्प्लिटिंग शो करते हैं, वो कोई पाउच वाउच पहले नहीं बनाएंगे. ओके वो दे आर जस्ट डूइंग डायरेक्ट स्प्लिटिंग लाइक दैट. ओके दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा, बट द डिफरेंस लाइक हाउ दे डिवाइड, like how they show their difference, their cell division. Okay, so the schizo one beta they show the direct splitting, but in the case of your enterocoelom first they make pouches over the layer of endoderm, then they further differentiated and lined up by the ecto and the endo. Okay, so what are the example of your schizocoelom? Example is your Annelida up to mollusca. And what are the examples of your enterocoelom beta? Yes, your echinodermata up to chordata. Okay beta. Beta, the next topic we have symmetry. सिमिट्री मीन्स बेटा हम ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नॉट कितने पार्ट्स में, ऐसे तो हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी को भी. ओके तो सिमिट्री बेसिकली मीन्स दैट बेटा कि हम ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर सिमिट्री से कट करके कैन वी गेट देयर टू इक्वल हाफ. बेटा सिमिट्री का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हो सो कैन यू गेट देयर टू इक्वल हाफ.
and when you get the two equal halves, so on what basis you are cutting their body. Okay, so before starting the symmetry, you have to understand the two terms. The one is your axis and another is your plane. Now what are these two heavy terms? Because this is the मैथ सेक्शन, बायो वालों को इतनी मैथ नहीं आती. एक्सिस क्या होता है बेटा? एक्सिस एक वो इमेजिनरी लाइन है जो किसी चीज को कट करेगी. सपोज करो बेटा, दिस इज योर एक्सिस. ये एक्सिस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है. एंड माई हैंड बेटा, इसे इमेजिन कर लो ये बॉल है. ओके ओके, सो बेटा ये जो इमेजिनरी लाइन है विच इज योर एक्सिस, ये इस बॉल को कट करेगी. ओके, इस एक्सिस से बेटा ये क्या हो गया? ये बॉल कट हो गई. अब आपको बॉल के दो इक्वल हाफ मिले विच इज योर प्लेन. तो बेटा एक्सिस का रिजल्ट होता है प्लेन. एक्सिस का रिजल्ट होता है प्लेन. Axis, what is it? It is your imaginary line which have to cut in any particular body. After that, when you get the two equal halves, which is known as the plane, so what is it? This is the result of your axis. Okay. So beta, on the symmetry of the organism, we divide it into the three categories. The one is your asymmetrical organism, radially symmetrical, and the bilateral symmetrical. Beta, what is the meaning of the asymmetry? जिसके पास बेटा बॉडी में सिर्फ सेल्स ही हैं, क्या उसकी बॉडी प्रॉपर एग्रीगेट होगी? मुझे तो नहीं लगता. सेल्स है सिर्फ, उसके पास क्या प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर होगा? सपोज बेटा दिस इज योर पॉरीफेरा. ओके, इफ यू कट इट इनटू लाइक एनी वे, आप उसे मीडियम से काटो या रेडियली काटो, आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे ही नहीं. ओके बेटा, मैं यहाँ पर उन हायर पॉरीफेरेंस की बात नहीं कर रही जो रेडियली सिमेट्री वे में कट हो जाते हैं. ठीक है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक पॉरीफेरेंस जिनको आप कट करोगे तो आपको उनके दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे. तो बेटा व्हाट इज असिमेट्रिकल? बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग थ्रू एनी प्लेन. आप किसी भी प्लेन से कट कर लो या आप किसी भी प्लेन से कट करो, मिल रहा है आपको कोई इक्वल हाफ? मुझे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा. तो हियर बेटा बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग थ्रू एनी प्लेन. एन एग्जांपल इज योर पॉरीफेरा. बेटा रेडियली सिमेट्रिकल, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ. बेटा यहाँ बॉडी डिवाइड हो सकती है दो इक्वल हाफ में, बट बाय पासिंग थ्रू एनी सेंट्रल एक्सिस. ओके, यहाँ बेटा आप सेंट्रल एक्सिस या किसी भी प्लेन से कट करो, आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे. ये आपके एनसीईआरटी में इमेजेस शो करी हुई है. देखो यहाँ पर आप किसी भी प्लेन से काटो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, बीच से काट लो, आपको ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे. So what is radially symmetrical organism? Body can be divided into two equal half by passing through any axis, or you can use the term or the central axis, and then you get the two equal surfaces. And the example is your Coelenterata and the Ctenophora, and the one very important example, that is the Echinodermata adult. What is it beta? Echinodermata adult. बेटा why I am writing it specifically adult? इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो बेटा मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं. व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें लार्वल स्टेज होती है और वो लार्वल स्टेजेस को क्रॉस करते करते एडल्ट पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग होता है, फ्रॉग ऑल्सो शो दी मेटामॉर्फोसिस. फ्रॉग ने एग ले करे वाटर में, वो हैच हुए, टेडपोल बने, टेडपोल से बेटा आपका क्या बनेगा? यंग फ्रॉग बनेगा, देन आपका एडल्ट फ्रॉग बनेगा. जस्ट लाइक दैट दे आर शोइंग द मेटामॉर्फोसिस. दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द लार्वा स्टेज एंड एंड इट ऑन द एडल्ट. तो बेटा ये भी मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं. तो लार्वा होगा इनके पास डेफिनेटली, और एडल्ट भी होगा. बेटा जो इनका एडल्ट होता है वो लेस एडवांस्ड होता है एज कंपैरिजन टू द लार्वा स्टेज. बेटा जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होती है तो लार्वा अपने एडवांस्ड फीचर को भूल जाता है. बेटा अब देखो ऐसे एग्जांपल लो, अब जो मैं हूँ बेटा और आप लोग हो, तो आप लोग मेरे से ज़्यादा एडवांस्ड हो. अब मेरे से किस वे में ज़्यादा एडवांस्ड हो? यू नीड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी रेदर देन मी. आप लोग आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हो, हमारे टाइम पे इतना नहीं था ये वाला कल्चर ऑनलाइन स्टडीज़ का. तो बेटा समवेयर यू आर एडवांस देन मी. ओके, बट अब देखो एक लगाओ बच्चा है, छोटे में वो बहुत इंटेलिजेंट है और छोटे में वो अच्छा स्कोर कर रहा है, पर बड़े होते होते उसके स्कोर कम होते जा रहे हैं. तो वो क्या हुआ? उसने अपने एडवांस फीचर भूल गया ना वो.
तो इसलिए जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं, इनके पास बेटा क्या होते हैं, एडवांस फीचर। जैसे जैसे बड़े होते हैं बेटा अपने एडवांस फीचर भूल जाते हैं। जैसे ही बड़े हुए बच्चे बस दिमाग इधर उधर चलने लग गया, यहाँ चला लो वहां चला लो, और बस पढ़ाई से हटके कुछ और ही कर रहे हैं ऐसे लगा लो। तो इकाइनोडर्मेटा बेटा एडल्ट दे कट इनटू द रेडियली सिमेट्रिकल। बेटा वेयर इज योर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यहाँ पर बेटा यू हैव अ टर्म एंड कंडीशन, you can get the two equal half of the body but by passing through only one plane। आपके पास यहाँ टर्म एंड कंडीशंस है, यहाँ आपके पास रेडियली में टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। आप कहीं से भी कट करो यू गेट द टू इक्वल हाफ, बट हियर इफ यू वांट द टू इक्वल हाफ तो यू हैव टू कट द बॉडी ओनली वन प्लेन। ओके बेटा, अगर मैं ये जो आपके स्ट्रक्चर दे रखे है इसे मैं यहाँ से कट करूंगी तो क्या मुझे दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आई हैव टू पास इट थ्रू द मीडियन। अगर ह्यूमन बॉडी है बेटा, ह्यूमन बॉडी को किसी मीडियन ही कट करोगे तभी तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे। ऐसे करोगे ट्रांसवर्सली क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे बेटा। तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज योर प्लेटीहेलमिन्थेस अप टू चॉर्डेटा and the echinodermata larval stage। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पुट अ स्टार मार्क ऑन दैट। क्वेश्चन आता है कि इकाइनोडर्मेटा की कौन सी स्टेज रेडियली कट होती है एंड कौन सी स्टेज बाइलेटरली कट होती है, तो आपको पता होना चाहिए। सिमेट्री के बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म 3 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं बेटा, एसिमेट्रिकल एंड योर रेडियली योर बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल में बेटा क्या हुआ, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड। रेडियली में बॉडी कैन बी डिवाइडेड बाय पासिंग थ्रू एनी प्लेन और दी सेंट्रल एक्सिस। एंड बेटा bilateral में body can be divided, but here you have a what? Terms and condition. You have to pass the you have to cut the body through only one plane. Okay. Next beta we have segmentation. Okay, segmentation beta, here you can see the earthworm body. In the earthworm body you can see the beta the small segments na. These small segments are known as the metameres. Okay, suppose this is your earthworm, and as I told you beta earthworm is your segmented organism. Segmented means beta you can see this segment outside the body. Okay, and beta these each segment it is known as the metamere. These each segment is known as the metamere. Beta in some animals, what is segmentation? Just to read this line. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organism. For example, your earthworm. Okay. In some beta, the earthworm show this pattern, and this pattern is known as the metameric segmentation, and this whole phenomena is known as the metamerism. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है बेटा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन वो सेगमेंटेशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को आपको बेटा एक्सटर्नली भी सेगमेंट्स दिखेंगी और इंटरनली भी सेगमेंट्स दिखेंगी। इंटरनली सेगमेंट्स कैसे बेटा? इंटरनली सेगमेंट्स आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगी बेटा कि अगर आप एक्सटर्नली जैसे अर्थवर्म को मैं आपको देखने से ही सेगमेंट्स देखने के लिए मिल रही है, जब आप अर्थवर्म की बॉडी को डाइसेक्ट करोगे आफ्टर डूइंग द डाइसेक्शन ऑफ द अर्थवर्म बॉडी, तो आपको बेटा इंटरनली भी सेगमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए ऐसी सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं बेटा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इन विच द ऑर्गेनिज्म इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली divided into the certain segments, and this is known as what beta? The metameric segmentation. Now beta come to the metamerism. ऐसा ही बेटा देखो इन्होंने क्या बोला है कि and a serial repetition of at least some organism, some organs. आपको यहाँ पर कुछ organs की repetition देखने के लिए मिलेगी। अर्थवर्म क्या होता है बेटा आपका? अर्थवर्म आपका बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है बेटा? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा। So they have both beta male and the female in the single one. Okay, so बेटा अगर आपको एक मेटामेयर में यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स और दी नर्व्स और बेटा कुछ मसल्स मिल रही है, और अगर आप थोड़ा दूर और चल के आते हो और फिर अगेन कुछ मेटामेयर्स में आपको यही सेम पैटर्न ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व और मसल्स का देखने के लिए मिल गया, तो इसको हमने क्या बोलेंगे? इस कंप्लीट फिनोमिना को मेटामेरिज्म। अब बेटा ये तो बाइसेक्सुअल है ना, तो फीमेल के पास भी तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स होंगी, जो ऊपर वाले के पास है वही नीचे वाले के पास है।
है ना, है नहीं, यही बात है ना। तो बेटा जरूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, एट लीस्ट कुछ रिपीटेशन तो दिखनी चाहिए। अब आपको जरूरी नहीं बेटा हर मेटामियर में दिखेगी। अगर देखो बेटा ये इसकी कंप्लीट बॉडी है, तो हर बॉडी में आपको ये सेगमेंट दिख रही है। एक सेगमेंट को मैंने क्या बोला, मेटामियर। अगर इस सेगमेंट में ब्लड वेसल्स और नर्व और मसल्स हैं, अगर यही सेम काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व और मसल्स एक अलग सेगमेंट में दिखने के लिए मिल जाए, तो इस कंप्लीट फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलेंगे। अब बेटा ये किस में देखने के लिए मिलता है, एनेलिडा, बिकॉज अर्थवॉर्म किससे बिलोंग करते हैं बेटा, एनेलिडा से। एनेलिडा मीन्स बेटा एन्यूल्स। एनेलिडा रखा ही क्यों गया है इसका नाम, क्योंकि एन्यूल्स का मतलब होता है रिंग्स, और इनकी बॉडी के बाहर आपको देखने के लिए मिलती है सेगमेंट्स जो रिंग जैसी लगती है। देन बेटा आर्थ्रोपोडा एंड दी कॉर्डेटा। नाउ मैम कॉर्डेटा, ह्यूमंस आर आल्सो मेटामेरिक सेगमेंटेड, हाउ, ये है नहीं सेगमेंट, दिख नहीं रही है सेगमेंट फिंगर्स के ऊपर, लाइंस है ना, ये क्या है, सेगमेंट्स ही तो है। और इंटरनली भी सेगमेंट्स प्रेजेंट है आपके मसल्स पे और आपके कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स के ऊपर। एंड अब बोलोगे मैम हमारे पास तो कोई रिपीटेड ऑर्गन नहीं है, यू हैव अ 12 पेयर ऑफ रिब्स। ये 12 पेयर ऑफ रिब्स क्या कर रही है, रिपीटेड ही तो है। तो बेटा वी also have metameric segmentation, and we also beta showing this some repetition of at least some organs. Okay beta, now come to the pseudocoelomate organism. नॉट pseudocoelomate, pseudometamerism। बेटा एक होती है मेटामेरिज्म जिसमें एक्सटर्नली एंड इंटरनली बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, और आपको कुछ रिपीटिशन दिखती है ऑर्गन्स की। ओके जैसे मैंने बोला ह्यूमन बॉडी है, आउट एक्सटर्नली सेगमेंट्स दिखी, इंटरनली भी हमारी कुछ मसल्स में सेगमेंट्स होती हैं। ओके एंड हमारे पास भी बेटा रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन है, लाइक वी हैव अ 12 पेयर ऑफ रिब्स, व्हाट आर दे आर ऑन द रिपीटिक मैनर। And the another example I have given you, that is the earthworm. Okay बेटा pseudo का मतलब क्या होता है, false, they are showing the false metamerism, they are showing what बेटा, they are showing the false metamerism। बेटा कब वो ट्रू मेटामेरिज्म होगी, जब उसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होगी। बट यहाँ बेटा बॉडी सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंट होती है, जब हमने उसको क्रॉस सेक्शन करके देखा तो हमें बॉडी में सेगमेंट नहीं देखने के लिए मिला। तो ये तो पागल बना रहे थे, पर हमने इनकी चोरी को पकड़ लिया। Pseudometamerism, only external segmentation is present beta, and that is your Taenia solium, which is the tapeworm। tapeworm कौन है भाई, एंडोपैरासाइट है, डिसीज कॉज करता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे, ठीक है। Taenia solium बेटा which cause the disease in the humans, and it is what, it is the endoparasite। okay the next topic we have beta notochord, very important। notochord is what beta, it is a rod like structure which present at the during the time of your embryonic development। बेटा notochord क्या करता है, सपोर्ट और पोस्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को। जरूरी नहीं है हर किसी के पास notochord हो, कुछ पर्टिकुलर फाइलम में ही notochord है, ठीक है। जिनके पास notochord होगा उनको हम chordates बोलेंगे, जिनके पास notochord नहीं होगा they are non-chordates। okay so what is notochord, first of all beta the very important origin of notochord, origin of notochord is beta mesoderm। what is the origin of your notochord, mesoderm, very important। notochord is a mesodermally derived rod like structure। mesoderm बोला है तो बेटा इसका मतलब क्या है, notochord has been originated from the cells of mesoderm। notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development। कब बनती है ये, embryonic development में। पहले बेटा दो चीजें समझो, मैं ऐसे खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, this is my ventral side and this is my dorsal side, this side my ventral and this side my dorsal। okay क्यों ही मैंने इसे वेंट्रल बोला और इसे डॉर्सल बोला, तो बेटा अर्लियर टाइम आवर एंसेस्टर they were not beta bipedal, they were used to walk like a dog and the cats। okay so the face during the time of the walking which were facing the earth, that is known as the ventral। so beta that's why we have this side, that is the ventral। okay and beta the face which is facing the sky, that is the dorsal।
अब बेटा धीरे धीरे डेवलपमेंट आया, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें इरेक्शन आई, सीधी हो गई, सीधा चलना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा इनिशियली तो ऐसे चल रहे थे ना जैसे मंकीज वगैरह चलते हैं, तो जो पार्ट धरती को फेस कर रहा था उसे वेंट्रल कंसीडर करा, जो पार्ट स्काई को फेस कर रहा था उसको हमने डॉर्सली करा। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस साइड वेंट्रली एंड दिस साइड इज डॉर्सली। बेटा बोला कि नोटोकॉर्ड होती है, बेटा बोला कि जो साइड होती है आपकी मीजोडर्म होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेटा कुछ की जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गई। बेटा जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होंगे इनिशियली वी हैव अ नोटोकॉर्ड बट इट इज रिप्लेस इनटू दी वर्टिब्रल कॉलम, वी हैव अ प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम। बट कुछ की बेटा नोटोकॉर्ड जरूरी नहीं ना वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हुई हो, ये हम डिस्कस करेंगे आगे जब मैं आपको कॉर्डेटा पढ़ाऊंगी। बेटा मैंने बोला कि ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। बेटा ये एक पर्टिकुलर बॉडी है कॉर्डेट की, तो जो ऊपर आपको येलो में दिख रहा है इट इज व्हाट, इट इज द नर्व कॉर्ड। ये क्या है बेटा, नर्व कॉर्ड। ये कौन सी साइड हुई बॉडी की, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। This is the dorsal side of the body. It is the ventral side of the body. Dorsal side, what you have, beta? Nerve cord we have. After the nerve cord, beta, the orange one, we have what, beta? We have orange one, which is known as the notochord. Okay. Ventral side क्या present है बेटा? ये pharyngeal gill slits. What are these? These are beta pharyngeal gill slits. ये क्या हुए बेटा, फेरेंशियल गिल स्लिट्स हुए। बेटा इसको हम पोस्ट एनल टेल बोल देते हैं। मोर डिटेल आई विल टेल यू इन द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। यहाँ मैं बस आपको एक बेसिक बता रही हूँ। ये एक पर्टिकुलर कॉर्डेट की स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडी बेटा कैसे दो पार्ट्स हुए, डॉर्सल एंड दी वेंट्रल। डॉर्सल साइड बच्चा क्या प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड एंड दी नोटोकॉर्ड। बेटा क्वेश्चन ओरिजिन से आता ही आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड, दैट इज योर बेटा मीजोडर्म। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ योर बेटा नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड का ओरिजिन होता है बेटा एक्टोडर्म। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नर्व कॉर्ड बेटा, एक्टोडर्म। एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड बेटा, दैट इज द मीजोडर्म। ओके। अब बेटा जरूरी नहीं हर किसी के पास नर्व कॉर्ड हो, क्यों बेटा, क्योंकि नर्व कॉर्ड डिवाइडेड हो गई है। नर्व कॉर्ड it is differentiated into the brain and spinal cord. अपनी नर्व कॉर्ड किस में डिफरेंशिएटेड हुई, सबके पास ब्रेन है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट बेटा नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज डिफरेंशिएटेड इनटू दी व्हाट बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं हिंदी में, वर्टिब्रल कॉलम। ओके। तो बेटा सी अगेन, notochord is mesodermally derived rod-like structure formed where beta, dorsal side of the body. Okay, during what, embryonic development. In some animals with notochords, they are known as the chordates. Example of chordates beta, your chordata. Examples of chordates beta, chordata. And in which beta notochord is absent. In which beta notochord is absent. They are known as the non-chordates. बताओ एग्जाम्पल, मुझे सबको पता है एग्जाम्पल्स। जब सिर्फ कॉर्डेटा ही कॉर्डेट्स हैं तो नॉन कॉर्डेट्स कौन हो गए, एग्जाम्पल इज योर फाइलम पोरिफेरा अप टू यस हेमिकॉर्डेटा। ओके, हेमिकॉर्डेटा की स्टोरी बताऊंगी कि इसके पास भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है बट ये कॉर्डेटा में नहीं आएगा, ठीक है। बेटा ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं ये भी फर्दर डेवलप्ड हो जाते हैं फेरिंग्स में, ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगी कॉर्डेट्स में अच्छे से डिटेल में। यहाँ सिर्फ मुझे आपको बताना था कि नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सली प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड भी कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सली। बेटा अगर वो आपको एग्जामिनर कंपेयर करके पूछे कि नर्व कॉर्ड के कंपैरिजन में नोटोकॉर्ड डॉर्सल है या वेंट्रल, तो फ्लो में भावनाओं में बह के डॉर्सली मत लगा के आना। अगर कोई मेरे आगे खड़ा हुआ है तो मैं उसके कंपैरिजन में क्या हो गई बेटा, पीछे हो गई, है ना। अगर कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है तो वो तो मेरे लिए वेंट्रल ही है। अगर समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी
और कोई मेरा कंपैरिजन करे कि मेरे कंपैरिजन में वो सामने वाला बंदा वेंट्रल है या डॉर्सल है, वो तो मेरे आगे खड़ा है ना, तो वो तो क्या हो गया, वेंट्रल हो गया, मैं तो उसके कंपैरिजन में पीछे ही हूँ, डॉर्सल हूँ। तो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड का कंपैरिजन पूछे कि नर्व कॉर्ड के कंपैरिजन में नोटोकॉर्ड कैसा है, तो योर आंसर विल बी वेंट्रल। अगर वो सेपरेट पूछ रहा है कि नोटोकॉर्ड कैसे प्रेजेंट होती है, तो डॉर्सली। ऐसे नहीं बोलना कि मैम ने बोला था वेंट्रल होती है, मैम ने ये भी बोला है कि अगर वो कंपैरिजन करे, अगर वो बोल रहा है ना नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड के कंपैरिजन में कैसा है, तो नर्व कॉर्ड के कंपैरिजन में नोटोकॉर्ड वेंट्रल है। बट अगर सेपरेटली पूछ रहा है नोटोकॉर्ड कैसा है बच्चा, तो नोटोकॉर्ड आपका डॉर्सल ही है। ओके बेटा, देखो ये क्या है, ये सुपीरियर डॉर्सल है एंड ये उसके बाद है। आई होप दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बेटा, द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे, दैट इज द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है बेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उनका होगा जिनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, बिकॉज बेटा जिसकी एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर फॉर्म नहीं हुई, क्या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होगा? अब हम ह्यूमन है, हमारा तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से शुरू होके एनस पे खत्म हुई, तभी तो दो ओपनिंग हुई ना, एक माउथ के लिए एक एनस की। तो आवर एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीटली वेल डेवलप्ड, so we all are what beta, we have a complete digestive system. Here the alimentary canal is completely formed, whereas in the incomplete digestive system beta इनकी alimentary canal proper form नहीं होती। एंड कौन थे बेटा, वही एग्जांपल्स लगा दो इनकम्प्लीट वाले, याद तो हो गया आप, सिलिंट्रेटा, टेनोफोरा एंड दी प्लेटीहेलमिन्थेस। Next beta, in the complete one we have Aschelminthes up to chordata. Okay beta, respiratory system, for the very first time respiratory structure are seen in the phylum Arthropoda. Very important, for the very first time respiratory system are seen in the beta what, Arthropoda. Next beta, circulatory system. We have two type of a circulatory system. The one we have beta open circulatory system. The one we have open circulatory system. The another we have beta closed circulatory system. Beta, now what is this open circulatory system and the closed circulatory system? So my students, beta open circulatory system and the closed circulatory system, they have a very basic difference. In the circulatory system beta, we all have a blood vessels, okay, whether it is your open and whether it is your closed. beta open वालों के पास भी blood vessels होगी, closed वालों के पास भी blood vessels होंगी। blood vessels आपकी क्या होती है, arteries, veins and the capillaries. Arteries beta which carries the blood away from the heart, then they merge into the capillaries, then your beta capillaries form the veins, veins beta towards the heart, arteries away from the heart, then they merge into the capillaries, capillaries further formed veins which is towards the heart. That is your complete circulatory system. Open में क्या होता है बेटा, they do have artery, they do have veins, but they don't have this. This is what, this is your capillaries. बेटा अब आर्टरीज और वेन्स को मर्ज करने के लिए कोई है ही नहीं, तो उनका ब्लड कहाँ जाएगा, उनका ब्लड बेटा ओपन स्पेसेस में गिरता है, जिनको हम बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं, हीमोसील। तो बेटा जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो जो उनके पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं ना, वैसे लगता है जैसे ब्लड में बाथ लिया हुआ उन्होंने, क्योंकि बेटा कैपिलरीज तो है नहीं जो एक सर्कुलर लूप में ब्लड घूमेगा, ब्लड ओपन स्पेसेस में गिर जाता है, तो ऑर्गन्स बेटा ब्लड में बाथेड होते हैं। तो ओपन में एंड क्लोज में क्या डिफरेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए तुम्हें। ओपन में ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स,
बट इनकी कैपिलरीज नहीं होती, और यू कैन से दैट द कैपिलरीज आर नॉट सो वेल डेवलप्ड। क्लोज्ड में बेटा दे डू हैव आर्टरीज, वेन्स एंड दी कैपिलरीज। ओपन सर्कुलेटरी किसके पास होता है? एंथे में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके पास होता है बेटा? एंथे। आई एम नॉट प्रमोटिंग हेयर आकाश, ओके। एंथे आपको ट्रिक है याद दिलाने के लिए। ए फॉर बेटा आर्थ्रोपोडा, ए फॉर बेटा आर्थ्रोपोडा। एन फॉर बेटा नॉन सिफेलोपॉड, एन फॉर बेटा नॉन सिफेलोपॉड। टी फॉर बेटा ट्यूनिकैटा, T for beta tunicata, and tunicata is also known as the urochordata. H for बच्चा your hemichordata, and E for beta, E for what बेटा? E for your echinodermata. अब तुम बोल रहे होंगे ना मैम यार नॉन सिफेलोपॉड क्या है? बेटा मोलस्का में ना दो क्लासेस होती हैं, सिफेलो एंड दी नॉन सिफेलो। जब मोलस्का डिस्कस करेंगे तब सिफेलो और नॉन सिफेलो पूरा वास्ट डिटेल में बताऊंगी, ओके। सो बेटा जो भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस इनके पास क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, बट दे डोंट हैव कैपिलरीज। इन द क्लोज्ड वन दे हैव आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके पास होगा? आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफेलोपोड, ट्यूनिकेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द इकाइनोडर्मेटा, ओके। और जो बाकी बच गए क्लोज्ड हो गए। दैट्स सिंपल ना। That's it beta for the today. In the next class we will discussing about the phylum, okay, and what is your first phylum? That is your first phylum Porifera. So in the next class we will going to start with your phylum Porifera. I will share some questions with you, try to solve them, and if you have any confusion then let me know in the comment section. Take care beta, bye, thank you so much. 700 प्लस